चलिए बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। जैव विविधता ये यूपीएससी का प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस में भी काफी क्वेश्चन बनते हैं इससे। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या हैं और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है। तो पहले देखते हैं बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। मतलब अगर हिंदी में कहें तो जैव विविधता बायो यानी कि जीवन और डाइवर्सिटी यानी विविधता से मिलकर बना हुआ है। यानी कि धरती पर जो भी मौजूद जीवन है उसकी विविधता और परिवर्तनशीलता, ये दो चीजें आएंगी बायोडाइवर्सिटी में। जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता जो हमारी धरती पर मौजूद है वो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा होगी। अगर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की डिफिनीशन की बात करें तो जैव विविधता खास तौर पर आनुवंशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिक तंत्र के विविधता का स्तर मापता है। इसमें तीन बातें कही गई हैं। यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जैव विविधता के डिफिनीशन को में तीन बातें शामिल की हैं। एक तो आनुवंशिक, दूसरा प्रजाति और तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र। इन तीनों का जो डाइवर्सिटी है वो उसने बायोडाइवर्सिटी में इन्वॉल्व किया है। तीन चीजें, मैं रिपीट करता हूं इस बात को। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है जैव विविधता को मापन करने के लिए तीन बिंदुओं को आधार बना है। एक तो पहला आनुवंशिक विविधता, दूसरा प्रजाति की विविधता और तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र के विविधता का स्तर। जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, वो किसी भी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का सूचक है। और आज हमारी धरती पर लाखों विशिष्ट प्रजातियां बायोडाइवर्सिटी के रूप में मौजूद हैं और हमारे धरती के पर्यावरण को, पारिस्थितिकी तंत्र को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सर्वाइवल के लिए, धरती के अस्तित्व के लिए और इस प्लेनेट की खूबसूरती के लिए। तो आइए और भी इससे जुड़ी हुई बातों को देखते हैं। जैव विविधता जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले वन्य जीव वैज्ञानिक और संरक्षणवादी रेमंड एफ डैसमैन ने किया था। रेमंड एफ डैसमैन। और 1968 में उन्होंने इसका प्रयोग किया था अपनी किताब अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री एक किताब है जो कि पर्यावरणविद रेमंड फ्रेडरिक डैसमैन ने किया था 1968 में। अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, ये मिस्टर डैसमैन जो है बायोडाइवर्सिटी को एक अलग ही कंट्री के रूप में देखते हैं, एक अलग देश, एक अलग दुनिया जहां सिर्फ विविधता ही है, जीवन की विविधता, प्रजातियों की विविधता, आनुवंशिक स्तर की विविधता, इकोलॉजी की विविधता। ये उनके देखने का नजरिया है। हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और साल 2022 का जैव विविधता दिवस का जो विषय था वो था बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ये साल 2022 का विषय था। इसकी हिंदी भी साझा, सभी जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण। हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और साल 2022 का विषय था बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, सभी जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण। बायोडाइवर्सिटी की भूमिका क्या है हमारे जीवन में और पारिस्थितिकी तंत्र में, आइए उसको देखते हैं। पहली जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो इकोलॉजी से रिलेटेड है, पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड है। सभी प्रकार की प्रजातियां मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ खास तरह के कार्य संपादित करके इकोलॉजी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। और कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं? जितने भी दुनिया भर में धरती पे स्पीसीज हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए,
और शेल्टर के लिए, आवास के लिए और भोजन के लिए। ये जो नेचर है एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है, बड़ा ही बारीक संतुलन है। इतना बारीक संतुलन है कि एक जैविक प्रजाति में थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा फेरबदल पूरे सिस्टम को, पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। और डिस्टर्ब ही नहीं, विशेष तरह की समस्याएं स्वास्थ्य के स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर, सर्वाइवल के स्तर पर, ये सारी चीजें पैदा करता है। तो ये इकोलॉजिकल रोल है बायोडाइवर्सिटी का। अगर पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता है तो उसकी बड़ी वजह बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी का रोल इकोलॉजी में और भी अगर देखें तो और क्या हो सकते हैं। ऊर्जा का अवशोषण करती हैं प्रजातियां, जब भोजन करती हैं तो उनको ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है। और लिंडमैन के हिसाब से पोषण स्तर पे जाने पर ऊर्जा का जो स्तर है वो काफी कम होता जाता है। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन होता है और उनका विघटन होता है। और ये सारी चीजें इकोलॉजी में जल और पोषक तत्वों के चक्र का हिस्सा है, बायो जियोकेमिकल साइकिल का हिस्सा है। हमने आपको बताया डिटेल में बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या है और कैसे वो आपके सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो ये सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं। बायोडाइवर्सिटी बायो जियोकेमिकल साइकिल को जन्म देता है और इस तरह हमारी धरती को, पर्यावरण को स्टेबिलिटी प्रोवाइड मिलती है। दूसरी बात है धरती पर जीवन प्रक्रियाओं का नियंत्रण। जैव विविधता से जलवायु को संतुलित करने में मदद मिलती है। कैसे मदद मिलती है? धरती पे जितने भी जैव संसाधन है पादप के रूप में, वो क्या करते हैं? वो सारे के सारे कार्बन सिंक होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बन सिंक होते हैं, कार्बन का अवशोषण करते हैं और हमारे जीवन को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। इसके अलावा मिट्टी के निर्माण, प्रदूषण को कम करने, भूमि, जल और वायु संसाधनों की सुरक्षा में भी मदद मिलती है। यही नहीं, जैव विविधता परागण में मदद करता है। जो पॉलिनेशन होता है ना, वो जैव विविधता की वजह से होता है। और पॉलिनेशन के बाद ही पौधों की ढेर सारी प्रजातियां जन्म लेती हैं। पोषक तत्वों का चक्रण यानी कि बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये सारी चीजें जैव विविधता के जरिए ही संपादित होती हैं। अगला महत्वपूर्ण रोल है जैव विविधता का किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम में फूड वेब को बनाए रखना। फूड वेब, खाद्य जाल, आपको हमने बताया था खाद्य जाल या इकोलॉजिकल पिरामिड के समय इकोलॉजी, कोई किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम की विविधता जितनी ज्यादा होगी, खाद्य जाल उतना ही ज्यादा जटिल होगा। इसका मतलब कि भोजन के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होंगे विभिन्न प्रजातियों के लिए और इस प्रकार विभिन्न प्रजाति के जीवित रहने की संभावना अधिक होगी। तो ये तो सीधा संबंध हुआ खाद्य जाल का और बायोडाइवर्सिटी का। ये बाईं तरफ के चित्र से आप समझ सकते हैं कि कैसे एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से एक दूसरे पर निर्भर है, भोजन के लिए, ऊर्जा के लिए और अपने जीवन के अस्तित्व के लिए। और क्या बायोडाइवर्सिटी की भूमिका है? वैज्ञानिक भूमिका है। हमारी दुनिया भर में जितने भी वैज्ञानिक हैं वो रिसर्च, डेवलपमेंट और एजुकेशन में बायोडाइवर्सिटी की मदद लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो विषय आज पूरी दुनिया में उभर कर सामने आया है और जिसका एक प्रमुख उद्देश्य मानव सभ्यता को नई दिशा देना है, वो भी बायोडाइवर्सिटी की मदद से ही संचालित हो रहा है। लेकिन उसने बायोडाइवर्सिटी को चुनौतियां भी पेश की हैं, वो हम अभी आगे बताएंगे आज के क्लास में। आइए कुछ और टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें अगला टॉपिक है जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार क्या है? जैव विविधता के तीन तत्व यानी कि जीन, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जैव विविधता को तीन प्रकार का माना जाता है। क्या है वो तीन प्रकार? पहला है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता का मतलब क्या हो गया? किसी खास प्रजाति के भीतर जीन की विविधता, किसी खास प्रजाति के भीतर जीन की विविधता। तो यह है पहला मापन जैव विविधता का।
दूसरा मापन क्या है? प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता ये क्या है? ये है किसी खास भौगोलिक क्षेत्र के भीतर प्रजातियों की विविधता। दोनों में अंतर देखिएगा। जो आपका आनुवांशिक विविधता है वो खास प्रजाति की विविधता, जीन की विविधता की बात करता है, और जो प्रजाति विविधता है, जो इस पे स्पीसीज डाइवर्सिटी है, वो एक खास भौगोलिक क्षेत्र के भीतर प्रजातियों की विविधता की बात करता है। और तीसरा है सामुदायिक विविधता या पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। ये क्या है? विभिन्न जैविक समुदायों या पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जंगलों, रेगिस्तानों, झील आदि की जो विविधता होती है वो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। तो ये है जैव विविधता के प्रकार। तो आपके एग्जाम में जैव विविधता के प्रकार पर ट्रिकी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उस पर जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे वो क्या है? इनको मापने की क्या विधियां हैं, जैव विविधता के मापन की क्या विधियां हैं, इस पर आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ध्यान से सुनिएगा। क्या है इनके मापन की 3 विधियां? पहला है अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा विविधता। दूसरा है बीटा विविधता, और तीसरा है गामा विविधता। क्या है अभी इसको डिटेल में हम बताएंगे आपको। पहले नाम याद कर लीजिए। जैव विविधता के मापन की 3 विधियां हैं। पहले जैव विविधता की तीन प्रकार हो गए। 3 प्रकार आपने समझ लिया: आनुवांशिक विविधता, पारिस्थितिक प्रजाति विविधता और सामुदायिक विविधता। और इन 3 प्रकार के मापने की 3 विधियां हैं। क्या विधियां हैं? अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। यानी कि अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। क्या है? ध्यान से सुनिएगा। अल्फा डाइवर्सिटी जो है किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की विविधता को संदर्भित करता है। मतलब यहाँ पे जो शब्द है वो क्या है? किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। सबको नोट करिए। अल्फा विविधता किस चीज की बात कर रहा है? किसी विशेष क्षेत्र, यानी सिर्फ एक ही क्षेत्र की बात कर रहा है, और उस खास विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की विविधता, वो क्या है? अल्फा विविधता। सिर्फ एक क्षेत्र या एक पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहा है अल्फा विविधता। बीटा क्या होगा? उससे बड़ा हो जाएगा। बड़ा का मतलब 2 या 2 से ज्यादा पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेगा। जब 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाए, उनको मापा जाए, तो वो आएगा बीटा विविधता में। ठीक है। अल्फा विविधता क्या हो गया? अल्फा विविधता किसी एक विशेष क्षेत्र। बीटा में 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी क्षेत्रों के बीच जो जैव विविधता की तुलना है, जो मापन है, वो बीटा हो गई। और फिर गामा क्या है? वो गामा इससे ज्यादा विस्तृत है, इससे ज्यादा व्यापक है। मतलब ये पूरे एक भौगोलिक क्षेत्र की बात करता है। गामा विविधता क्या करता है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तो इन जो 3 है, इन तीनों में अंतर अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो बाईं तरफ का चित्र देखिए। यह चित्र आपको अच्छी तरह से समझा देता है कि अल्फा, बीटा और गामा में अंतर क्या है। देख लीजिए क्या अंतर है। चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए कि अल्फा सबसे छोटी इकाई है मापन की, बीटा उससे बड़ी है, और गामा सबसे बड़ी है। देखिए बाईं तरफ का जो चित्र है वो क्या बताता है? जो एक सर्किल है, अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ अ कम्युनिटी, सिर्फ एक एक ही पारिस्थितिकी तंत्र को कंसीडर किया जा रहा है। अब बीटा में क्या किया जा रहा है? आप देखिए यहाँ पे जो 2 सर्किल है, पहला इकोसिस्टम थोड़ा छोटा है, दूसरा इकोसिस्टम इससे ज्यादा बड़ा है। तो 2 के बीच जो विविधता का मापन है वो बीटा डाइवर्सिटी हो गई। और गामा डाइवर्सिटी क्या? ये पूरे एक रीजन की बात कर रहा है, एक पूरे भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहा है। मतलब इसमें अगर हम चित्र की बात करें तो इसमें जो चारों इकोलॉजिकल सिस्टम है वो गामा डाइवर्सिटी में कवर हो जाएंगे। तो ये हुआ जैव विविधता के मापन के 3 प्रकार। आइए फटाफट कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं जो प्रीलिम्स के लिए आपके एग्जाम में प्रीलिम्स आ सकते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए और नोट भी करते जाइए। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कॉपी में नोट करिए। वाल्टर जी रोजेन ने किया, 1985 में किया।
जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया? वॉल्टर जी रोजेन ने 1985 में किया। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सबसे पहला जैव विविधता पर सम्मेलन आयोजित किया गया। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सबसे पहला जैव विविधता सम्मेलन आयोजित किया गया। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रजातिगत विविधता जो कीट है वो क्या है? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में है, आर्थ्रोपोडा समूह। और इसमें कितनी प्रजातियां हैं? लगभग 7.5 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। जैव विविधता के 3 प्रकार हैं, अभी बताया, आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और सामुदायिक विविधता। आनुवंशिक विविधता का अर्थ है किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से है। ठीक है। खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल का बड़ा या जटिल होना अत्यधिक अस्थायी पारितंत्र के निर्माण में सहायक होता है। ये कुछ बेसिक फैक्ट हुए जो आप समझ गए। आइए, एक बड़ा अच्छा इंडेक्स है, बड़ा महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है, जो कि जैव विविधता की प्रचुरता को मापता है। एक सूचकांक है जो कि धरती पर जैव विविधता के प्रचुरता के स्तर को माप रहा है। और ये सूचकांक एक अलार्मिंग सिग्नल दे रहा है, एक चेतावनी का संकेत दे रहा है हमें। क्या संकेत दे रहा है? कि दुनिया भर में जैव विविधता बड़ी तेजी से कम होती जा रही है। पूरी दुनिया में जैव विविधता बड़ी तेजी से कम होती जा रही है। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स, आप ध्यान से सुनिए क्या है, और अगर इसकी रिपोर्ट आपको मिलती है अगले साल या कभी भी, तो आप अपनी कॉपी में उसकी रिपोर्ट लिखेंगे और मेंस में उसको अपने उत्तर में इस रिपोर्ट को मेंशन करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में नंबर अच्छे मिलेंगे आपको मेंस में। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स, जीवित ग्रह सूचकांक क्या है? जैव विविधता के प्रचुरता के स्तर का मापन करता है। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स क्या करता है? जैव विविधता के प्रचुरता के स्तर का मापन करता है। यह सूचकांक लगातार नीचे की ओर रुझान दिखा रहा है। और यह सूचकांक कौन जारी करता है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और यही रिपोर्ट ये जारी करता है। इसकी रिपोर्ट जो 2020 में जो लेटेस्ट है वो 2020 की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट कहती है कि वन्य जीवों की आबादी में 1970 से साल 2020 तक 68% की गिरावट आई है। 68% की गिरावट आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्तनपायी प्राणियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की औसतन 2/3 आबादी में आधी शताब्दी से भी कम समय में बड़े हिस्से में गिरावट हुई है। मतलब पिछले 50 साल में ये लगभग 70% कम हो गए हैं, ये कह रहा है। 2/3 इनकी आबादी खत्म हो गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग इसने क्या कहा 2020 में, कि जो पशुजन्य रोग है, जो जूनोटिक डिजीज है, कोविड-19 एक तरह का जूनोटिक डिजीज है। वो क्या कह रहा है ये रिपोर्ट, की बायोडाइवर्सिटी की जो गिरावट आई है वो एक बड़ी वजह है, कोविड-19 जैसे बीमारियों की एक बड़ी वजह है। तो ये एक इंटरेस्टिंग, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसे आपको जानना है और इसको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो क्या होती है? परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और उसकी वजह से जैव विविधता बढ़ती जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है फैक्ट? ये फैक्ट क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बढ़ते हैं तो परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और जैव विविधता बढ़ती है। ये हमने दाहिनी तरफ के चित्र में दिखाया है कि धरती से 500, समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई पर जो जैव विविधता है, ये देखिए कितनी ज्यादा है। और ये अगर समुद्र तल से 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो जैव विविधता में थोड़ी कमी आई, क्योंकि परिस्थितियों की अनुकूलता में कमी आने लगती है। और फिर उसके बाद अगर 3 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर के ऊंचाई तक जाते हैं तो जैव विविधता में बहुत ही कमी आ जाती है।
और अगर पोल्स पे चले गए, ध्रुवों की तरफ चले गए, उत्तरी ध्रुव की तरफ चले गए या दक्षिणी ध्रुव की तरफ चले गए, तो जैव विविधता वहां लगभग नगण्य होती है, बहुत ही कम, लगभग शून्य के बराबर। तो शून्य तो नहीं होती, पर कम हो जाती है। यही वजह है कि पर्वतीय इलाकों में हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, जैव विविधता में कमी आती जाती है। जैव विविधता से जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो मैं बार बार अपने क्लासेस में बताता हूँ, इनवेसिव एलियन स्पीसीज। इनवेसिव एलियन स्पीसीज ये क्या है? जब बाहर से कोई प्रजाति आती है, बाहर का मतलब विदेश से या किसी ऐसे इलाके से जो वहां की मूल प्रजाति नहीं है, तो वो वहां स्थित जो मूल प्रजातियां होती हैं उनको नष्ट करने लगती है, या न उनको कम करने में उसकी भूमिका बढ़ती जाती है। उसकी वजह है कि एक तो प्रदूषण एक वजह है, दूसरा सॉइल कंटिमिनेशन है, और दूसरा और भी छोटी मोटी वजहें हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1967 में अमेरिका से जब गेहूं का आयात भारत ने किया था, तो एक खरपतवार वहां से चला आया था इस गेहूं के आयात के साथ ही। उस खरपतवार का नाम अपनी कॉपी में नोट करिए, पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस ने भारत में कृषि क्षेत्र में बहुत नकारात्मक प्रभाव डाला है, पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस। और ये अब आप ये अक्सर देखते हैं इस खरपतवार को, ये चित्र में हमने दिखाया है। अगर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जाएं तो आप ये देखेंगे कि ये छोटी सी इसके जो फूल होते हैं ना, छोटे छोटे सफेद रंग के होते हैं। तो ये एक इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है जो 1967 में अमेरिका से जब गेहूं आयात किया गया था तभी से उसके साथ ही चला आया था। और ये जो खरपतवार है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, उसने भारतीय कृषि पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाला है। तो ये उदाहरण बताता है कि जैव विविधता जो है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, इन्वेसिव का मतलब आक्रमणकारी, एलियन का मतलब विदेशी, और स्पीसीज का मतलब प्रजाति। विदेशी आक्रमणकारी प्रजाति इनको कहते हैं। ये प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों पर आक्रमण करती हैं, उनकी जैव विविधता को नष्ट करती हैं, और इस तरह पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस नामक खरपतवार ने भारतीय कृषि पर नकारात्मक प्रभाव डाला, यानी कि बायोडायवर्सिटी को कम करने में इसकी एक भूमिका रही है। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कारक हैं जो कि जलवायु परिवर्तन या जो आपकी जलवायु में जो बदलाव आ रहा है उसको इंडिकेट करते हैं, उनको बताते हैं। और बायोडायवर्सिटी से, जैव विविधता से हम जलवायु में उस बदलाव का मापन कर सकते हैं। और उसमें से एक महत्वपूर्ण तरीका है, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीजन के आइसोटोप्स की मदद से। ऑक्सीजन के आइसोटोप की मदद से हम कैसे जैविक संकेतों के जरिए जलवायु परिवर्तन का मापन करेंगे। तो पहले आइसोटोप बता दूं क्या होता है। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग होता है, वो आइसोटोप कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के दो समस्थानिक होते हैं, 8O16 और 8O18। 8 का मतलब यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, और 16 और 18 यहाँ परमाणु भार है। 8O16 और 8O18 जो है, ये जो है, अगर ऑक्सीजन के दो समस्थानिकों की बात करें, दो आइसोटोप्स की बात करें, तो यहाँ पर ये दो समस्थानिक हैं, और ये जो दोनों समस्थानिक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है पता लगाने में। क्या पता लगाने में? कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे पता लगाते हैं, आइए देखते हैं।
ऑक्सीजन 16, 8O16 को ऑक्सीजन 16 भी कहेंगे, और 8O18 को ऑक्सीजन 18 भी कहेंगे। 8 का मतलब यहाँ परमाणु क्रमांक से है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है और प्रोटॉन्स की संख्या दोनों बराबर होती है। 8O16 और 8O18 इन दोनों की मात्राओं का अनुपात ऑक्सीजन आइसोटोप रेशियो कहलाता है। पानी के अणु का निर्माण इन दोनों समस्थानिकों से होता है। इसमें जो हल्का समस्थानिक आइसोटोप क्या है, एक O16 है, क्योंकि इसका परमाणु भार कम है इसलिए हल्का आइसोटोप है। और इसमें भारी आइसोटोप कौन सा है, O18। तो हल्का समस्थानिक O16 भारी समस्थानिक O18 की तुलना में समुद्र से आसानी से वाष्पित हो जाता है। इस फैक्ट को याद रखना पड़ेगा आपको। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हल्का समस्थानिक होता है ऑक्सीजन का O16 भारी समस्थानिक की तुलना में समुद्र से आसानी से वाष्पित हो जाता है। और यही वजह है कि जो हिमनद हैं, जो बर्फीले इलाके हैं, वहां की बर्फ में ऑक्सीजन 16 की सांद्रता अधिक होती है, जबकि समुद्र के पानी में ऑक्सीजन 18 की मात्रा अधिक होती है। याद रखिएगा इस बात को, मैं रिपीट कर रहा हूं इस तथ्य को। जो हल्का समस्थानिक है ऑक्सीजन 16 जो है, भारी समस्थानिक ऑक्सीजन 18 की तुलना में समुद्र से आसानी से वाष्पित हो जाता है। यहाँ दो चीजों की बात हो रही है, एक तो हिमनद की बात हो रही है जो बर्फीले इलाके हैं, और एक समुद्र की बात हो रही है। दो बात हो रही है। तो समुद्र में ऑक्सीजन 16 आसानी से वाष्पित हो जाता है, चला जाता है। तो जब चला जाएगा तो वहां सांद्रता कम हो गई, और जो हिम हो गए, जो ग्लेशियर है, वहां पे उनकी सांद्रता अधिक होती है। और जब समुद्र में ऑक्सीजन 16 की मात्रा कम होगी तो फिर किसकी मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन 18 की मात्रा ज्यादा होगी। भाई ऑक्सीजन तो मौजूद होगा ना, तो जब एक आइसोटोप कम होगा तो दूसरे की मात्रा ज्यादा होगी। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन होता है तो ये कहानी उल्टी हो जाती है। जब जलवायु परिवर्तन होता है तो ये कहानी उल्टी हो जाती है। क्या हो जाता है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। हिमनद काल के दौरान हल्का समस्थानिक ऑक्सीजन 16 बर्फ के रूप में बंधा होता है। मतलब बर्फ और ऑक्सीजन दोनों एकदम मिलके एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन जब तापमान बढ़ता है तो हिमनद यानी कि ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है, और समुद्र में ऑक्सीजन 16 की एक बड़ी मात्रा छोड़ती है। इससे समुद्र में ऑक्सीजन 16 की तुलना में ऑक्सीजन 18 की मात्रा कम हो जाती है, और इस तरह दोनों समस्थानिकों के अनुपात से जलवायु परिवर्तन का निर्धारण कर लिया जाता है। ये बाईं तरफ के चित्र में हमने इसी तथ्य को दिखाया है कि आप देखिए यहाँ पे ग्लेशियर है और यहाँ पे ऑक्सीजन 16 की मात्रा ज्यादा है। नीचे वाला इलाका जो है, जो समुद्री इलाका है, वहां पे ऑक्सीजन 18 की मात्रा ज्यादा है। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो क्या होगा, ये पानी ग्लेशियर्स के पानी समुद्र की तरफ आएंगे, और यहाँ फिर ऑक्सीजन 16 की मात्रा कम होकर यहाँ पे ऑक्सीजन 16 की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऊपर की कहानी यहाँ पे उल्टी हो जाएगी। और इस तरह इस बदलाव को माप करके हम जलवायु परिवर्तन का मापन कर सकते हैं। और इस तरह ये जो जैविक संकेत हैं, जलवायु परिवर्तन को मापन की एक महत्वपूर्ण विधि है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। और क्या मापन की विधियां हैं, पौधों के जीवाश्म से पिछले मौसम के तापमान और वर्षा के बारे में जानकारी पता चल जाती है। अगर पौधों के जीवाश्म का अध्ययन करें तो पिछले मौसम में, पिछले 40 साल में, 50 साल में, 100 साल में मौसम का तापमान कैसा था, बारिश कैसी होती थी, वर्षण कैसा होता था, प्रेसिपिटेशन कैसा होता था, क्लाइमेट कंडीशंस कैसे थे, हम उन पौधों के जीवाश्म से, फॉसिल से हम उन चीजों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये जैविक संकेतक हैं जलवायु परिवर्तन को मापने के। बायोडाइवर्सिटी की मदद से हम ये जलवायु परिवर्तन को माप सकते हैं। और फिर एक तीसरा, एक बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, वो है पौधे के तनों में पाए जाने वाले वलय में वृद्धि से
जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी मिल जाती है। जब भी कोई बड़ा पेड़ आप अगर अपने आसपास पौधे के तने देखिए अगर कटे हों तो आप देखिए कि ऐसे रिंग्स बने होते हैं, ऐसे वलय बने होते हैं। तो इन वलय को हम देखकर, इन रिंग्स को देखकर हम बहुत सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ध्यान से देखिए, ये जो रिंग है सेंटर में देखिए, जो सेंटर है ये रेड कलर का, ये बता देता है कि ग्रोथ का पहला साल है। जितने वलय होंगे, वलय के हिसाब से रिंग को कैलकुलेट करके हम उस पौधे की उम्र का पता लगा सकते हैं। उसके बाद रेनी सीजन में दो रिंग्स के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। आप देखिए बाकी जगहों पर समान है, लेकिन यहाँ पर वलय के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, तो रेनी सीजन को इंडिकेट करता है। ड्राई सीजन में जो दो वलय के बीच दूरियां हैं वो कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। इसके अलावा वलय में आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का स्पॉट है, एक स्कैर है, ये क्या है? अगर जंगल में आग लगती है तो इस वलय को हम, इस रिंग को स्टडी करके हम बता सकते हैं कि पिछले कितने साल पहले इस जंगल में आग लगी है। ये रिंग बता देगा। इस फैक्ट को ध्यान से पढ़िएगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके परीक्षा में। ये जो रिंग बता देगा कि जंगल में कितने दिन पहले आग लगी है, कितने साल पहले, और उसकी तीव्रता क्या है, कितनी तीव्रता रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसकी मदद से हम जलवायु परिवर्तन के बारे में और विभिन्न तथ्यों की जानकारी ले सकते हैं। आइए भारत में जैव विविधता का क्या स्तर है उसको जरा देखते हैं। पश्चिमी घाट में जैव विविधता लगभग 26% है और उत्तर पूर्वी इलाकों में लगभग 30% जैव विविधता है। यानी कि जैव विविधता भारत में सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी इलाकों में है, लगभग 1/3, और उसके बाद पश्चिमी घाट में, और तीसरे स्थान पर पूर्वी घाट है। तो एक क्रम याद रखिएगा, आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? सबसे ज्यादा जैव विविधता भारत में कहाँ है? उत्तर पूर्वी इलाके में है, लगभग 30%, अपनी कॉपी में नोट करिए। उसके बाद पश्चिमी घाट में है लगभग 26%। उसके बाद पूर्वी घाट में है 24%। फिर बाकी जगहों की क्या स्थिति है? जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वहां महज 1% जैव विविधता है। पश्चिमी हिमालय में महज 10% जैव विविधता है। याद रखिएगा इसको। ऐसा नहीं कि कॉपी में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ये सोचिए कि पश्चिमी हिमालय में जैव विविधता बहुत ज्यादा है। जैव विविधता ये जो है पूर्वी घाट से भी कम है, पश्चिमी घाट से भी कम है, और उत्तर पूर्वी इलाकों में भी कम है। और मध्य भारत एवं गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर जैव विविधता लगभग 9% है। ये एक फैक्ट है। दूसरा क्या फैक्ट है? जो वन क्षेत्र है उनकी बात करें, अगर जो शंकु वन है लगभग 1% भारत में है। लकड़ी विहीन वन, जो वन है, जंगल है, उनका एरिया 30% है। सदाबहार वन भारत में 11% है। अर्ध सदाबहार वन 4% है। आर्द्र पर्णपाती वन 15% है, और शुष्क पर्णपाती वन लगभग 19% है। तो ये है भारत में जैव विविधता की स्थिति। एक और छोटा सा फैक्ट पे बात करते हैं। जैव विविधता सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता सम्मेलन जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो वर्ष 1993 से लागू है। इसकी स्थापना साल 1992 के रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। लगभग 193 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह सतत विकास आधारित व्यापक रणनीति और वैश्विक आर्थिक विकास पर सहमति व्यक्त की गई थी इन देशों के नेताओं की तरफ से। सीबीडी का जो सचिवालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत संचालित होता है। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग,
आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाली लाभों का उचित और न्यायसंगत वितरण। लगभग सभी देशों ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन पुष्टि नहीं की है। समझौते के तहत विभिन्न देश नियमित अंतराल पर मिलते हैं। इन बैठकों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है।